नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। सीटेट की सोशल स्टडीज की प्रैक्टिस क्लास है। इसमें हम पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो डायरेक्टली मैंने जो लेटेस्ट पेपर हुआ था आपका 2024 वाला दिसंबर का, वो ओपन करके रखा हुआ है। तो इसे हम डिस्कस करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम जितने हो सकते हैं, ठीक है। फिर बाकी के नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये आपका सामाजिक विज्ञान का सोशल स्टडीज का पेपर है, ठीक है। यहां देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 से आपका एसएसटी शुरू होता है पेपर में, सीटेट पेपर 2। यहां क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई कदम्ब मयूरश्रम, यानी कि कदम्ब मयूर श्रमण के द्वारा कौन सा राज्य स्थापित किया गया था? कौन सा राज्य स्थापित किया गया था कदम्ब के द्वारा? तो देखो भाई, एनसीईआरटी में मेंशन है ये। कर्नाटका, कर्नाटका में एक जगह थी बनवासी। कर्नाटका में जगह कौन सी थी? बनवासी, ठीक है। तो बनवासी ये जगह थी। जिस टाइम पर कदम्ब के द्वारा इस राज्य की स्थापना की गई थी, उस टाइम पर इस राज्य की राजधानी क्या थी? राजधानी क्या थी? बनवासी। और ये 4th सेंचुरी सीई में इस्टेब्लिश किया गया है। कब? 4th सेंचुरी सीई। तो 4th शताब्दी सीई की बात है ये, जब कदम्ब मयूर श्रमण के द्वारा कर्नाटक की स्थापना की गई थी। उस टाइम पे इसकी राजधानी होती थी बनवासी। क्या होती थी? बनवासी। उस टाइम पर इसकी राजधानी होती थी, ठीक है। आज उसे हम कर्नाटका कहते हैं। क्लियर? तो क्लियर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो चीज आपको जानने को मिली, आपको पॉइंट्स भी याद रखने हैं जो क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। कदम्ब जो मयूर श्रमण है, कदम्ब डायनेस्टी, तो वहां उसने स्थापना की किसकी? कर्नाटक की। कर्नाटक की। और 4th सेंचुरी, 4th सेंचुरी सीई। राजधानी क्या हुआ करती थी उस समय? कैपिटल बनवासी। आज हम ओवरऑल उसको कर्नाटका कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। थर्टी टू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट प्लैनेट्स? निम्नलिखित में से ग्रह के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? निम्नलिखित में से ग्रह के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? तो देखो भाई, दे आर लिट बाई द लाइट ऑफ द स्टार। ये जो ग्रह होते हैं वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। क्या ये बात सही है? ग्रह तारों की जो लाइट होती है, स्टार्स की जो लाइट होती है, उसी से चमकते हैं। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इधर देखो थोड़ा सा, स्टार क्या होते हैं? स्टार्स यानी कि तारे, ये क्या होते हैं? जिनकी अपनी हीट और लाइट होती है। तारे क्या होते हैं? जिनकी अपनी हीट और लाइट होती है, अपनी खुद की। तो जिनकी खुद की ऊष्मा और प्रकाश, खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है, उन्हें हम तारे कहते हैं। एनसीईआरटी में मेंशन है, सन इज ऑल्सो अ स्टार। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है। और एक चीज
जब सूर्य भी तारा है और बाकी के तारे भी हैं, सब तारे ही हैं, तो सूर्य हमें बड़ा दिखाई देता है, सूर्य हमें बड़ा दिखाई देता है। लेकिन जो और तारे हैं, जो रिमेनिंग स्टार्स हैं, जो रिमेनिंग स्टार्स हैं, वो हमें स्मॉल यानी कि छोटे दिखाई देते हैं। क्यों? तो इसके पीछे एक ही कारण है, वो है डिस्टेंस। क्या? वो है डिस्टेंस यानी कि दूरी, पृथ्वी से दूरी। अब पृथ्वी के पास में है सूर्य, इसलिए सूर्य हमें बड़ा दिखाई देता है। सूर्य स्टार है, तारा है, फिर भी हमें बड़ा दिखाई देता है। लेकिन और जो तारे हैं वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। उसका कारण है कि सूर्य पृथ्वी के पास है और जो तारे हैं वो पृथ्वी से बहुत दूर है, इसलिए वो छोटे दिखाई देते हैं। तो फिलहाल यहां हमने क्या समझा कि स्टार क्या होते हैं। तो स्टार वो उन्हें कहते हैं हम, वो सेलेस्टियल बॉडीज जिनकी अपनी हीट और लाइट होती है, उन्हें हम कहते हैं स्टार यानी कि तारे। सोलर सिस्टम का जो चैप्टर है आपका, उस पर पूरी क्लास अवेलेबल है, पिछले वीक हमने डिस्कस की थी, तो आप उसको चैनल पर जाकर पूरा डिटेल में कंटेंट देख सकते हैं उसका। ठीक, नोट्स टेलीग्राम में मिल जाते हैं इसके, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया जी, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार। ये ग्रह जो है कैसे प्रकाशित होते हैं? तारों के प्रकाश से। ठीक है। बी, दे आर मेड अप ऑफ ओनली रॉक्स। ये जो ग्रह होते हैं वो केवल चट्टानों से बने होते हैं। ये जो ग्रह होते हैं केवल चट्टानों से बने होते हैं, ऐसा बोल रहा है, तो ऐसी बात तो नहीं है। चट्टान होती हैं, लेकिन केवल चट्टान होती हैं, ये गलत बात है। तो चट्टान भी होती हैं, ठीक है, और गैसेस भी होती हैं, ठीक, कुछ खनिज चीजें भी होती हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, तो उनसे मिलकर बना होता है, केवल चट्टाने नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया है, हमें सही बताना है। पहला तो सही हो ही चुका है। सी, ऑल प्लैनेट्स हैव देयर मून। क्या सभी प्लैनेट, सभी ग्रहों के पास चंद्रमा है? क्या सभी ग्रहों के पास चंद्रमा है? नहीं है, मरकरी के पास नहीं है, ठीक है, तो सभी ग्रह के पास नहीं है, तो ये भी गलत हो जाता है। हमें बताना है सही, तो केवल ए सही दिख रहा है इसमें। अब ऑप्शन आप देख लो, ये है आपके पास सामने ऑप्शन, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो पहला ए बी सी तीनों सही हैं, तो तीनों तो सही नहीं है, केवल ए सही है। दूसरा, ओनली ए करेक्ट है, बिल्कुल सही, दूसरा आंसर हो जाएगा ओनली ए करेक्ट। समझ आई चीजें? ठीक है, आगे। 33, the most important factor that influences the distribution of temperature on earth। पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वह महत्वपूर्ण कारक क्या है? यानी कि पृथ्वी पर जो टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है, तापमान देखने को मिलता है, इस टेम्परेचर को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? यानी कि टेम्परेचर कम होगा, ज्यादा होगा, ये किस चीज पर डिपेंड करता है, किस चीज पर निर्भर करता है? बताओ भाई। क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग, भीड़ वाले ऊंचे भवन, क्या इससे भी फर्क पड़ता है टेम्परेचर का? या इंसोलेशन और इनकमिंग सोलर रेडिएशन, आतपन या अथवा सूर्य से आने वाली विकिरण, सूर्य से आने वाली किरणें, ये प्रभावित करता है पृथ्वी पर टेम्परेचर। सूर्य से किरणें डायरेक्ट आएंगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, सूर्य से किरणें कम आएंगी तो टेम्परेचर कम होगा, सूर्य से किरणें डायरेक्ट नहीं आएंगी पृथ्वी पर तो टेम्परेचर कम होगा, और डायरेक्ट आएंगी तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो ये तो सही है, ठीक। तीसरा, ऋतुएं, सीजन्स की वजह से भी टेम्परेचर में फर्क पड़ता है? नहीं। असफाल्ट से बनी सड़कें, ये भी नहीं। तो भाई 33 का आंसर दूसरा हो जाएगा। 33 का आंसर क्या है? सेकंड आंसर हो जाएगा कि सोलर जो रेडिएशन है, सोलर जो रेडिएशन है
वो प्रभावित करता है पृथ्वी पर तापमान के वितरण को। ठीक है, तो ये सूर्य है, ये सूर्य है। सूर्य से आने वाली जो डायरेक्ट रेज हैं अर्थ पर, ये किरणें ही डिसाइड करेंगी कि टेम्परेचर पृथ्वी पर कितना होगा। अब आपको पता है एक ओजोन लेयर होती है, ठीक है, सेकंड लेयर में ओजोन परत, ओजोन परत होती है। अब ये ओजोन परत क्या करती है, पृथ्वी से सूर्य से आने वाली किरणों को डायरेक्ट नहीं आने देती, यानी कि सूर्य से आने वाली किरणें ओजोन परत से होकर पास होती हैं, तो इनका जो प्रकाश है और इनकी जो पावर है वो कम हो जाती है और फिर ये इतनी ज्यादा हाई नहीं होती हैं, तब ये पृथ्वी पे आती हैं, तो टेम्परेचर जो है रेगुलेट होता रहता है। अगर ओजोन लेयर नहीं होती और डायरेक्ट पृथ्वी की जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, किरणें हैं, पृथ्वी पर आती, तो यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता। फिर भी ओजोन परत में एक होल है, छिद्र हो गया है, वहां से जो किरणें पास होती हैं और पृथ्वी पर आती हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं पृथ्वी पर। इसलिए कुछ सालों में, 10 सालों के आसपास, 10-15 सालों से देखें तो टेम्परेचर हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है पृथ्वी पर। नहीं तो पहले इतनी गर्मी कहां पड़ती थी, अब गर्मी बहुत तेज पड़ती है, एयर कंडीशनर भी फेल हो जाते हैं। उसका कारण क्या है, अल्ट्रावायलेट रेस जो सूर्य से पृथ्वी पर आती हैं, ओजोन लेयर में छेद हो गया है, जिसकी वजह से उस एरिया से डायरेक्ट पास होती हैं और टेम्परेचर बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, और ये होल किस वजह से हुआ है, पॉल्यूशन की वजह से। समझ गए, तो आंसर क्या लगाएंगे आप, सेकंड। आगे बात करें हम, 34, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन नॉन ब्राह्मण मूवमेंट एंड चूज द वैलिड ऑप्शन। गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। गैर ब्राह्मण आंदोलन, ध्यान रखना ब्राह्मण उसमें इंक्लूड नहीं है, ब्राह्मण इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं पहला ऑप्शन, द मूवमेंट केम फ्रॉम नॉन ब्राह्मण कास्ट दैट हैड एक्वायर्ड एक्सेस टू एजुकेशन। क्वेश्चन सुन लीजिए ध्यान से, गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही बताएं क्या है। पहला, यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया। किसने आंदोलन किया ये गैर ब्राह्मण आंदोलन, तो सीधी सी बात है, नाम से ही पता लग रहा है, गैर ब्राह्मण मतलब वो ब्राह्मण नहीं होगा जिसने ये आंदोलन किया, तो यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया। ठीक है, इन्होंने शिक्षा तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। जो गैर ब्राह्मण लोग थे, इन्होंने आंदोलन चलाया और इन्होंने शिक्षा पर अपनी पहुंच प्राप्त कर ली थी, मतलब इन्होंने शिक्षा हासिल कर ली थी। इनको सोचने की, विचार करने की शक्ति इनको मिल गई है, क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो वो तर्क करने लगता है, ये है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं। समझ गए, तो ये जो गैर ब्राह्मण आंदोलन है, गैर ब्राह्मण जातियों के लोगों के द्वारा चलाया गया। तो क्यों चलाया गया, क्योंकि उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली थी। ठीक, बी, आंदोलन ने तर्क दिया कि आर्य लोग मूल लोग थे। आंदोलन ने यह कहा कि आर्य लोग मूल लोग थे, यानी कि द मूवमेंट आर्ग्यूड दैट द आर्यंस वर द इंडिजीनियस पीपल। नहीं, ये तो नहीं है। तीसरा, आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिनके पास धन एवं प्रभुत्व था। ये आंदोलन भी उन गैर ब्राह्मण जातियों ने शुरू किया था जो अपने आप में संपन्न हो गए थे, शिक्षा भी हासिल कर ली थी, धन भी था और संपन्न थे हर तरीके से। अब आपको सही आंसर बताना है, 3 ऑप्शन हमने पढ़ लिए इसमें। तो देखो भाई, गैर ब्राह्मण लोग ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि आर्य लोग मूल निवासी हैं यहाँ के, नहीं कहेंगे वो, तो ये तो गलत हो गया। पहला सही है कि यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया था और आंदोलन इसीलिए शुरू किया क्योंकि उन्हें शिक्षा मिल गई थी, और शिक्षा मिल गई थी तो उनके पास वो धन भी आ गया था, संपन्न भी हो गए थे शिक्षित होकर। ठीक है, तो ए और सी सही है, यानी कि दूसरा, ए और सी सही है। अब देखो,
जो गैर ब्राह्मण जाति थी, गैर ब्राह्मण जो जाति थी, उनको जब शिक्षा मिलने लगी, तो देखो क्रोनोलॉजी समझो, आप क्रम समझो। जब उनको शिक्षा हासिल हो गई, गैर ब्राह्मण लोगों को जब शिक्षा हासिल हो गई, तो वो फिर क्या कर रहे थे, ब्राह्मणों से सवाल जवाब करने लगे, ब्राह्मणों से तर्क या कहें सवाल करने लगे। उनके पास इतनी शक्ति आ गई थी शिक्षा लेकर कि वो ब्राह्मणों से तर्क करने लगे। इनके उनके अंदर चेतना, तर्क शक्ति जागृत हो गई थी, रैशनल था, पूछ रहे थे सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों सही है, गई गलत है, एक ही का अधिकार क्यों, सबका अधिकार क्यों नहीं, सभी बराबर क्यों नहीं, इस तरीके के बहुत से सवाल पूछे जाने लगे थे। तो फिलहाल याद रखें आप, ए और सी दोनों सही है, इसका मतलब दो आंसर करेक्ट आंसर है। आई होप यहां तक क्लियर है। चलो आगे देखो। 35 क्वेश्चन। Who among the following worked with leather workers in central India and also started सतनामी मूवमेंट? निम्नलिखित में से वो कौन व्यक्ति था जो लेदर वर्कर्स थे, यानी कि चमड़े का काम करने वाले जो लोग थे उनके साथ काम किया उसने, और बाद में सतनामी आंदोलन की भी शुरुआत की, बाद में सतनामी आंदोलन की भी शुरुआत की? तो यू बी फड़के, ज्योतिराव फुले, घासीदास और हरिदास ठाकुर। तो ध्यान रखेंगे, घासीदास वो व्यक्ति थे, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने चमड़ा मजदूरों के साथ काम किया, मजदूरों के साथ काम किया और बाद में सतनामी आंदोलन शुरू किया, बाद में सतनामी आंदोलन शुरू करते हैं, ये शुरू किया गुरु घासीदास। क्या था? गुरु घासीदास। ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं कहां पर शुरू हुआ, तो ये छत्तीसगढ़ रीजन में शुरू हुआ। कहां पर? छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। ये जो सतनामी आंदोलन है, ये आंदोलन में मेनली बात क्या की गई, इस आंदोलन में मेनली बात की गई, एक तो जाति आधारित, जाति आधारित भेदभाव, जाति आधारित भेदभाव का विरोध किया, जो जाति पर आधारित भेदभाव होता है विरोध किया। दूसरा, समानता की बात की, सभी समान है, समानता की बात की। ठीक है, इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं इसके बारे में। क्लियर है? आगे देखिए। What type of winds are land and sea breeze? किस प्रकार की पवनें स्थल पवनें या समुद्री समीर होती हैं? बताओ भाई, किस प्रकार की पवनें स्थल पवनें या समुद्री समीर होती हैं? जल्दी से बताओ भाई। ठीक, पढ़ लिया क्वेश्चन? तो देखो भाई, ज्यादातर जो पवनें हैं, ज्यादातर जो विंड्स हैं, वो एक सीमित क्षेत्र में चलती हैं, समुद्री क्षेत्र में चलती हैं, और अलग अलग तापमान होने की वजह से वो वेरी करती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, लोकल विंड जो होती हैं वो सीमित क्षेत्र में चलती हैं और ज्यादातर समुद्री तट पर चलती हैं।
जो लोकल विंड होती हैं वो सीमित क्षेत्र में चलती हैं स्थानीय पवनें, और ज्यादातर समुद्री तट पर चलती हैं। अब तापमान कम ज्यादा होने की वजह से इनमें अंतर देखने को मिलता है। भूमि और जल के अलग अलग ताप होने के कारण इनमें इनका निर्माण होता है। ठीक है, समुद्री पवनें और स्थलीय पवनें दो प्रकार की होती है। समुद्री पवनें और दूसरा स्थलीय पवनें। ये दो प्रकार की पवन आपको देखने को मिलती हैं। समुद्री पवन जो होती हैं दिन के समय, और स्थलीय पवनें रात के समय चलती हैं। ठीक, समुद्री पवनें दिन के समय और स्थलीय पवनें रात के समय चलती हैं। ये दिन के समय चलती हैं और ये रात के समय चलती हैं। रात के समय चलती है। तो भूमि से समुद्र की ओर, समुद्र से भूमि की ओर। ठीक है, तो समुद्र से भूमि की ओर और भूमि से समुद्र की ओर। समुद्री पवनें जो होंगी वो समुद्र से भूमि की ओर चलेंगी, भूमि की ओर चलेंगी। और जो स्थलीय पवनें हैं वो भूमि से समुद्र की ओर चलेंगी। चलेंगे। तो ध्यान रखना, स्थानीय पवनें आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार की वो पवनें हैं जो स्थल और समुद्री समीप होती हैं, वो है स्थानीय पवनें, यानी कि लोकल विंड्स। ये याद रखेंगे आप। क्लियर है भाई? इतना बता दो एक बार। ठीक है, आगे चला जाए। अगला 37। While teaching in a social science class, while teaching in a social science class, a student asks you that how can we measure the distance between longitude on equator? What answer will be the correct for such calculation? सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए कक्षा में एक छात्र आपसे ये पूछता है कि विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर पर हम सभी देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी का मापन कैसे कर सकते हैं? इस मापन हेतु कौन सा उत्तर सही होगा? इस मापन हेतु कौन सा उत्तर सही होगा? तो पहला ऑप्शन, डिवाइड द डबल लेंथ ऑफ इक्वेटर विथ 90 डिग्री। दूसरा, डिवाइडिंग द टोटल लेंथ ऑफ इक्वेटर विथ 180 डिग्री। तीसरा, डिवाइडिंग द टोटल लेंथ ऑफ इक्वेटर विथ 360 डिग्री, या डिवाइडिंग द हाफ लेंथ ऑफ इक्वेटर विथ 360 डिग्री। तो ध्यान रखना, ये जो 37 का क्वेश्चन है, 37 वाला क्वेश्चन है, इसमें लॉन्गिट्यूड को डिवाइड करना है डिस्टेंस बताने के लिए दोनों के बीच की। तो डिवाइड द टोटल लेंथ ऑफ इक्वेटर विथ 360 डिग्री। यहां देखो आप, ये हो गया बीच में, ये द्वारा बनाता हूं, इधर देखो, ये हो गया बीच में इक्वेटर, ये हो गया इक्वेटर। ठीक है, आपको क्या बताना है? सभी देशांतरों के बीच की दूरी का मापन करना है। कैसे करेंगे? 360 डिग्री से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड द टोटल लेंथ ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर की जो टोटल लेंथ है उसे 360 डिग्री डिवाइड कर देंगे 360 डिग्री से। ठीक है, तो आ जाएगा कितना? लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस, जैसे ये, सॉरी लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड है। अब ऐसे ये लॉन्गिट्यूड हो गया, ये लॉन्गिट्यूड हो गया, ये लॉन्गिट्यूड हो गया, और ये लॉन्गिट्यूड
हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 37 का थर्ड हो जाएगा। ये विषुवत रेखा की लंबाई को 360 डिग्री से विभाजित करना होगा, 360 से विभाजित करना होगा, और वो आपकी आ जाएगा क्या, लॉन्गिट्यूड, क्योंकि हर डिग्री पर लॉन्गिट्यूड निकल के आ जाएगा। समझ गए, डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये याद रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रॉक साइकिल। रॉक साइकिल मतलब सेल चक्र, रॉक साइकिल मतलब सेल चक्र। तो सही सीक्वेंस क्या है, सही सीक्वेंस क्या है, देख लेते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना आप, जैसे ये ये पर्वत है, और यहां जो वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, यहां जो वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है ये पर्वत पर, ठीक है, ये पर्वत पर जो वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ये लावा निकल रहा है पिघला हुआ, और ये लावा आगे जाके ठंडा हो जाता है, तो इसी से बनता है क्या, इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स मतलब आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। तो जब पृथ्वी से लावा बाहर निकलता है वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, तो वो लावा बाहर आके मैग्मा ठंडा हो जाता है और सॉलिड हो जाता है, उसकी वजह से जो चट्टान का निर्माण होता है उसे आग्नेय चट्टानें कहते हैं। अब आग्नेय चट्टानें दो प्रकार से डिवाइड भी हो जाती हैं, एक को बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, और एक एक्सट्रूसिव बाह्य आग्नेय चट्टानें। तो जो लावा अंदर ही रह जाता है और वहां जो चट्टान बनती है उसे इंट्रूसिव कहते हैं, और जो बाहर आ जाता है उसे एक्सट्रूसिव कहते हैं। ठीक है, तो ये रॉक साइकिल है। जैसे लावा निकला, जैसे लावा या कहें मैग्मा, मैग्मा निकला, और मैग्मा से फिर बनेगा क्या, आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टानें बनेंगी मैग्मा से। ठीक, आग्नेय चट्टाने से क्या बनेगा, अवसादी चट्टानें, आग्नेय चट्टानों से बनेगा अवसादी, अवसादी चट्टान, और फिर अवसादी चट्टान से क्या बनेगा, रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टानें मेटामॉर्फिक रॉक्स, और रूपांतरित चट्टान से फिर बनेगा क्या, रूपांतरित या कायांतरित, फिर ये मैग्मा बन जाता है। ठीक है, और फिर मैग्मा से ये साइकिल चलती रहती है। तो करेक्ट साइकिल होगी अवसादी सेल, यानी कि अवसादी, उसके बाद कायांतरित, तो अवसादी के बाद कायांतरित यानी कि रूपांतरित, और रूपांतरित के बाद मैग्मा, मैग्मा, और फिर मैग्मा से आग्नेय, यहाँ मैग्मा से आग्नेय आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है, लेकिन सही क्रम जो दिखाया गया है वो इसमें दिखाया गया है, अवसादी सेल, कायांतरित सेल, मैग्मा, पहले मैग्मा ही निकलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। आई होप यहां तक क्लियर है। ठीक है भाई, अगला देखिए 39, निम्नलिखित का सुमेलन कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। पंचमार्क्ड कॉइन, पंचमार्क्ड कॉइन, ये इसको मैच करना है, तो पंचमार्क्ड कॉइन स्टैम्प्ड विथ सिंबल्स यूजिंग डाइस, यानी कि ये आपके डाई के प्रयोग से चिन्हों की मोहर लगे हुए होते थे पंचमार्क्ड कॉइन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काले चमकीले पात्र, तो ये इसका एक्सट्रीमली फाइन पोट्री, ये मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन होते थे। एम्फोरे, एम्फोरा, एम्फोरा जो है ये सी है इसका, तो ये आपका दो टॉल डबल हैंडल्ड जार, लंबा दोहरे हत्थे वाले पात्र होते थे ये।
और एरेटिन वेयर स्टैम्प्ड ग्लेज्ड पोट्री होते थे, मोहर लगे चमकदार बर्तन। तो ये सही सीक्वेंस इसका यानी कि तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लें। रीड द स्टेटमेंट, यानी कि ए को पढ़ना है, आर को पढ़ना है और फिर आंसर बताना है सही। क्वेश्चन नंबर 40। ए कह रहा है यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी कि संसाधनों को सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। रीजन, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना और जो है सतत विकास कहलाता है। ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है, ठीक है, पर ए जो है वो सॉरी आर जो है ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, दोनों अलग अलग इंडिविजुअल सही है। तो ये आंसर हो जाएगा तीसरा। बोथ स्टेटमेंट ए एंड आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो दोस्त ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।